आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसे कि हम लोग डायनेमो भी बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? An electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि एक डायनेमो एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के डेफिनेशन में आपको क्या बताया था? An electric motor is a device which converts mechanical energy into electrical energy. और जनरेटर के बारे में क्या बताया? An electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जस्ट अपोजिट। एक बार फिर से अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता हमारा जनरेटर? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट व्हेन अ कंडक्टर is kept in a varying magnetic field, it experiences a flow of electric current through it. एक बार फिर से ध्यान से सुने, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट व्हेन अ कंडक्टर इज kept or placed in a varying magnetic field, it experiences an electric current flowing through it. Means जब हम एक कंडक्टर को किसी एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ध्यान देना है, जब हम किसी एक कंडक्टर को यानी कि एक ऐसे मटेरियल को जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, उसे किसी वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट नहीं है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। उस वाले मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी एक कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर में अपने आप एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और उस तरह से अपने आप पैदा हुए इलेक्ट्रिक करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं उस अपने आप पैदा हुए इलेक्ट्रिक करंट को? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर का। अब हमारे जहन में एक सवाल यह आ रही होगी, यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा आपके जहन में कि आखिर हम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना? तो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि या तो हम कंडक्टर को स्टेशनरी रखें और उसके अराउंड जो मैग्नेट है, जिस मैग्नेट को हमने यूज किया, चाहे परमानेंट मैग्नेट हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। आपको मैंने मोटर के केस में बताया था कि आजकल जो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स हो रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज हो रहा है। जाहिर से बात है कमर्शियली जो प्रोड्यूस्ड हमारे जनरेटर्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज हो रहा होगा। तो चाहे
इसमें यूज हुआ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए जो मैग्नेट यूज हुआ है वो परमानेंट मैग्नेट्स हैं या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। उन मैग्नेट्स को अगर इस कंडक्टर के चारों तरफ हम रोटेट कर देते हैं तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि मैग्नेट्स को हम स्टेशनरी रखें और उन मैग्नेट्स के बीच में, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट्स हो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो, उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में जिस कंडक्टर को हमने रखा है उस कंडक्टर को ही रोटेट कर दे। बात समझ में आ रही है? या तो हम कंडक्टर को स्टेशनरी रखें और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने के लिए, एवर चेंजिंग करने के लिए जिन मैग्नेट्स को हमने यूज किया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स को, उन मैग्नेट्स को इस कंडक्टर के चारों तरफ हम रोटेट करते हैं, हमें वेरी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। या फिर उन मैग्नेट्स को हम स्टेशनरी रखें और उनके मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कंडक्टर रखा हुआ है उस कंडक्टर को ही हम किसी तरह से रोटेट कर दें, वेरी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस कंडक्टर को रोटेट करना इजी है, कन्वीनियंट है, आसान है, जबकि उसके अराउंड मैग्नेट्स को रोटेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इनकन्वीनियंट है। तो जाहिर सी बात है काम वही होगा जो कन्वीनियंट होगा, इजी होगा। तो ज्यादातर जनरेटर्स में हमें का साथ ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जनरेटर में हम कंडक्टर को ही रोटेट करते हैं, न कि मैग्नेट्स को। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पर, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बनावट कैसी होती है। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया और डेफिनेशन में डिफरेंस क्रिएट करके बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं एक रिलेशन है और ये रिलेशन बता रहा है कि जनरेटर और मोटर के कंस्ट्रक्शन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, ऑलमोस्ट सेम कंस्ट्रक्शन होता है। जैसा कंस्ट्रक्शन मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया था, ठीक वैसा ही कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, आपने नहीं देखा पढ़ा है, तो इसी टीचिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से कनेक्ट होकर के उसको देख सकते हैं। चलिए तो कंस्ट्रक्शन को हम फटाफट देख लेते हैं, अब ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने मोटर का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें भी एक केस लेते हैं हम लोग और उस केस के अंदर से अंदर की तरफ हम दो या तो परमानेंट मैग्नेट्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम फिक्स करते हैं, यानी कि वो अपनी जगह टोटली फिक्स्ड अप हो जाए, टच से मस ना हो, इस तरह से उनको हम सेट कर लेते हैं। और साथ में ध्यान रखते हैं कि वो जो दो परमानेंट मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम आमने सामने सेट कर रहे हैं तो इस तरीके से हो कि उनके अपोजिट पोल्स अनलाइक पोल्स ही आमने सामने आए, डिसिमिलर पोल सामने सामने आए, यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के सामने हो। जैसे कि आप यहां फिगर में देख सकते हैं, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल के सामने है। इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर हिडन है केस के साथ और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल उधर हिडन है केस के साथ। क्लियर है? अगली जो बात यह है, इन मैग्नेट्स को कुछ इस तरीके से सेट करना है ताकि इन मैग्नेट्स के बीच में एक गैप क्रिएट हो, एक एम्प्टी स्पेस हो, जिस एम्प्टी स्पेस को हम फर्दर यूज कर सकें। ये सेटिंग हो गई। उस सेटिंग के बाद हम एक आर्मेचर बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि मोटर में आपको बताया था कि हम हमारा जो पेस्ट्री रोलर होता है, यानी कि रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है, ठीक उसी के शेप में
हम एक सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं, जिसको कि यहां पर हमने एक्सल लिखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन का कोर। और इस तरीके से ताकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो भी है उस बेलन के शेप के सॉफ्ट आयरन के कोर का वो ऐसा हो कि हमारे इस केस में टोटली फिट बैठता हो, और जो बेलने वाला पार्ट होता है जिसकी मदद से हम रोटी या पूड़ी या पराठे बेलते हैं, वो वाला हिस्सा इन मैग्नेट्स के बीच में पड़े, और जो हाथ पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है बेलन का वो इनके बाहर की तरफ प्रोट्रूड करे। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं यहां पर एक फिगर, एक डायग्राम आपके लिए बना के दिखाया हूं, वैसे ही वो अब उस एक्सल को क्या करते हैं, थिन स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सलाद काटते हैं, कैरम बोर्ड की गोटियां होती हैं उसी तरह से। और हाँ, उनको काटने से पहले मैं आपको एक और बात रिमाइंड करा दूं कि वो जो हमने सॉफ्ट आयरन का कोर लिया है, पहले उसके ऊपर हम ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक वैसे जैसे मोटर में आपको ग्रुप्स बनाने के लिए मैंने बताया था, ग्रुप्स बना लेते हैं, उसके बाद उनको हम थिन स्लाइसेस में कट करते हैं। हर स्लाइस को ऑल राउंड से चारों तरफ से इंसुलेशन की कोटिंग हम चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, है ना। इंसुलेशन की कोटिंग यहाँ पर रबर या प्लास्टिक की नहीं, पेंट टाइप की जो इंसुलेशन की कोटिंग आती है वो वाली हम कोटिंग उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर एडहेसिव रख करके उन स्लाइसेस को एक के ऊपर एडहेसिव लगा करके हम चिपका देते हैं इस तरीके से, ताकि ग्रुप्स जो हमने बनाए थे वो परफेक्टली अलाइंड हो जाए, और एक बार फिर से उसी बेलन के शेप में हमारा सॉफ्ट आयरन कोर रेडी हो जाता है, जिसको कि हम एक्सल बोल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो रिंग लेते हैं, है ना, दो रिंग लेते हैं, और वो रिंग का जो से फॉर एग्जांपल की रिंग है, तो इसका जो इनर पार्ट है इसको भी हम इंसुलेटेड कर देते हैं, है ना। तो दो रिंग लेते हैं, इंसुलेटेड करने के बाद उनको एक के बाद एक ला करके फिट कर देते हैं उस बेलन के शेप के सॉफ्ट आयरन कोर में। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, दो रिंग यहां पर थोड़ी सी डिस्टेंस पर सेट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इस तरह से सेट करते हैं कि एक्सल के साथ ये टोटली फिक्स्ड अप हो, ये टच से मस ना हो, हिल डुल ना करें, एक्सल के साथ ही ये रोटेट करें, अपने आप ये रोटेट ना करे, फ्री टू रोटेट ना हो। तो इस तरह से रिंग्स लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक्सल मिला है ना, इस एक्सल को केस में अब हम सेट करते हैं। जाहिर सी बात है, जो हिस्सा केस के साथ एडजस्टेड होगा वहां पर हम बॉल बियरिंग लगा देंगे, ताकि वो जो बॉल बियरिंग है उस एक्सल को फ्री टू रोटेट बना सके, वो अपनी जगह फ्रीली रोटेट कर सके, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे भी वो बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर सके, ऐसा हम उसको बना देते हैं। अब इस तरीके से सॉफ्ट आयरन के जो कोर यानी कि जो एक्सल है, अब इस एक्सल के ऊपर हम कॉपर वायर की बाइंडिंग करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर जो हम कॉपर वायर लेते हैं उसके ऊपर कोटिंग रबर या प्लास्टिक की नहीं करते, जैसे कि हमारे आपके घरों में वायरिंग में होती है, उस तरह की रबर या प्लास्टिक की कोटिंग नहीं करके उसके ऊपर वही पेंट जैसी एक जो कोटिंग आती है ब्राउनिश कलर की, वो वाली इंसुलेशन की कोटिंग की हुई होनी चाहिए उस कॉपर वायर के ऊपर। और फिर कॉपर वायर की वाइंडिंग करते हैं। हर कॉपर वायर का जो भी कॉपर वायर हमको इस पर वाइंड अप करना है, उस हर एक कॉपर वायर का फर्स्ट एंड इस फर्स्ट रिंग के साथ अटैच होना चाहिए। फिर ग्रुप्स जो हमने बनाए थे एक्सल पर, उन ग्रुप्स में इनको अच्छी तरह से सेट करते हुए ऐसे घुमा के ले आएंगे वाइंड अप करते हुए, और उसका जो सेकंड एंड है उस सेकंड जो रिंग है हमारा उसके साथ अटैच करेंगे, उसके साथ ज्वाइंट करेंगे। सिमिलरली हम बहुत सारे अधिक से अधिक संख्या में हम कॉपर वायर्स को इसके ऊपर वाइंड अप कर देंगे, लपेट देंगे। अब जो एक चीज तैयार हुआ सॉफ्ट आयरन का कोर, जिस सॉफ्ट आयरन कोर में दो रिंग्स
कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए रिंग्स सेट किए गए हैं और वहां पर कॉपर वायर की वाइंडिंग करी गई है। इन सबको एक साथ मिला करके जो एक सिस्टम बना, एक डिवाइस बना, उस सिस्टम या डिवाइस को हम आर्मेचर कहते हैं। तो इस तरीके से आर्मेचर तैयार हो गया। ओके, अब है कि ये जो रिंग्स हैं, इन रिंग्स के साथ हम कार्बन ब्रश लगाते हैं। एक कार्बन ब्रश आपको यहां लगेगा फर्स्ट रिंग के साथ, और उस कार्बन ब्रश को हम क्या करेंगे, यहां पर एक कार्बन ब्रश है, ब्रश 1, एक कार्बन ब्रश यहां पर। मैं आपको याद दिलाऊं कि कार्बन ब्रश, कार्बन जब भी मैं यहां पर बोल रहा हूं तो ग्रेफाइट का वो बना हुआ ब्रश है। ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है, प्योर कार्बन का फॉर्म है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी की हमें जरूरत है। और साथ ही साथ ग्रेफाइट जो होता है स्लिपरी होता है ना, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, इसलिए भी उसको हम यहां पर लेते हैं। तो ये कार्बन ब्रश लेंगे और इस कार्बन ब्रश को यहां केस के साथ इसको फिक्स कर देंगे ताकि कार्बन ब्रश टच से मस ना हो, हिले नहीं, और उसकी अटैचमेंट रिंग के साथ नहीं है। वो कार्बन ब्रश जस्ट रिंग के साथ टच करता है, उसके साथ सटा हुआ है, उसके अगेंस्ट ये जो रिंग है रोटेट कर सकता है, फ्रीली रोटेट करेगा, बट कार्बन ब्रश अपनी ही जगह पर बना रहेगा। इस उसका जो स्लिपरी नेचर था वो यूज हो रहा है कि इसके साथ जस्ट सटा हुआ रहेगा, जस्ट टचअप में रहेगा। ओके, उसी तरह से एक और कार्बन ब्रश या मैंने बनाया ब्रश 2, ये दूसरे वाले स्प्लिट रिंग के साथ टच करेगा और ये ब्रश भी केस के साथ फिक्स्ड किया हुआ है। ओके, अब हमारा जो मोटर है, सॉरी जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, वो टोटली तैयार हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन रेडी है। अब है कि उसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट आने वाला है, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट करने के लिए हमें बाहर वायरिंग निकालनी पड़ेगी। तो एक कनेक्शन हम इस फर्स्ट कार्बन ब्रश से बाहर निकाल लेते हैं और दूसरा कनेक्शन हम यहां से दूसरे ब्रश से बाहर निकाल लेते हैं। अब इस इंड्यूस्ड करंट को यूज करने के लिए हम एक सर्किट भी बना सकते हैं। तो यहाँ एक स्विच ले लिया, की ले लिया, और यहाँ साथ में से फॉर एग्जांपल बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से काम करेगा। तो यहाँ पर एक उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए हमने सिस्टम ले लिया है। अब टोटली इलेक्ट्रिक जनरेटर तैयार हो चुका है। क्लियर है? तो चलिए, ये बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की, या काम किस तरीके से करेगा जनरेटर। तो हमें, जैसा कि हमारा प्रिंसिपल कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कह रहा था, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरी मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस a flow of electric current and that electric current is called as induced electric current। तो यहां पर उसे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैग्नेट को ही कंडक्टर के चारों तरफ रोटेट करें, या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रखे तो कंडक्टर को रोटेट करें। और ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि कंडक्टर को ही रोटेट करना कन्वीनियंट है, इजी है, तो उसी को रोटेट करेंगे। तो ये जो हमारा आर्मेचर एक्सल है, ये जो पार्ट बाहर की तरफ प्रोट्रूड है, इसी की मदद से हम इस आर्मेचर को रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? इस कंप्लीट आर्मेचर को रोटेट करेंगे। जैसे हम आर्मेचर को रोटेट करेंगे, इस आर्मेचर में ये जो कंडक्टर्स लगे हुए हैं कॉपर वायर के, इनको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू हो जाएगा और उनमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब है वर्किंग हो गई। अब आपको समझ में आ गई बात वर्किंग का।
नहीं समझ तो फिर से रिपीट कर दूं। वर्किंग में हमें कुछ नहीं करना है, इस एक्सल को जस्ट रोटेट करना है बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से एक्सल को रोटेट करना है। यानी कि हमें इस एक्सल को, आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है इसको रोटेट करने के लिए। तो इसमें ये जो कंडक्टर्स लगे हुए इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही एक जनरेटर का काम है। तो जनरेटर का काम शुरू हो गया, उस इलेक्ट्रिक करंट को यहां से हम कलेक्ट करके यूज करेंगे। क्लियर है? अब जहन में ये सवाल ये आता है कि यहां जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा, आखिर उस इलेक्ट्रिक करंट का, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करें ताकि मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब मिडिल फिंगर फोर फिंगर के भी परपेंडिकुलर है और मिडिल फिंगर थंब के भी परपेंडिकुलर है, फोर फिंगर मिडिल फिंगर के भी परपेंडिकुलर है, थंब के भी परपेंडिकुलर है, थंब मिडिल फिंगर के भी परपेंडिकुलर है, थंब फोर फिंगर के भी परपेंडिकुलर है। यानी कि ये तीनों ही फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस तरीके से हम अपने राइट हैंड को अगर स्ट्रेच करते हैं, होल्ड करते हैं, तब यहां पर हमारा जो मिडिल फिंगर है यह इंडिकेट करता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को, यह फोर फिंगर इंडिकेट करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये जो थंब है ये इंडिकेट करता है अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन को। एक बार फिर से, थंब इंडिकेट करेगा अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि किस डायरेक्शन में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं मैकेनिकली, उस डायरेक्शन को ये थंब इंडिकेट करता है। और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है जनरेटर में, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो ये फोर फिंगर इंडिकेट करता है। तो और इस प्रोसेस की वजह से, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को रोटेट करने की वजह से आर्मेचर में लगे हुए कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप पैदा होगा, उस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को यह मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा। यह है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो चलिए इस रूल को हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल तक जाती है, और वो भी शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करना चाहती हैं। तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी वो इस मैग्नेट के साउथ पोल तक आएंगे, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है। यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। तो यही डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि हमको ये डायरेक्शन मिल गया। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डील करते हैं, डायरेक्शन मालूम हो गया। अब इस आर्मेचर को हम रोटेट करेंगे, मैकेनिकली रोटेट करना है हमें, बाहर से उसको रोटेशन देना है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, है ना। तो जिस किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो हमारा थंब पॉइंट आउट कर देगा। तो हमने मान लिया कि यहां जो हमने ये आर्मेचर लिया है, इस आर्मेचर को हम मैकेनिकली क्या कर रहे हैं कि
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है जी। जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये जो पोर्शन है जिसको हमने ये भी इंडिकेट किया है, ये भी पोर्शन ऊपर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा ना, ऐसे देखिए यही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मान लीजिए ये जो पोर्शन दिख रहा है मार्कर का, ये कंडक्टर है ना, तो ये कंडक्टर किधर की तरफ आ रहा है, जब हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे बाहर की तरफ, यानी कि हमारा थंब का डायरेक्शन इधर आना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर ये अप्लाई करके देखते हैं, ये रहा, तो हमारा थंब रहना चाहिए बाहर की तरफ ऐसे, ये क्योंकि ये पोर्शन ऐसे रोटेट हो रहा है, और ये हमारा 4 फिंगर है, मैग्नीफाइंग के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मैग्नीफाइंग डायरेक्शन में है। तो ये हमारा मिडिल फिंगर किधर की तरफ है जी, ऊपर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब हम बात करें इस पार्ट की, सीडी पार्ट की, तो चूंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, है ना, यानी कि ये पोर्शन ये किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि अंदर की तरफ हमको ये थंब लेना पड़ेगा, तो हमने यूं लिया, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की तरफ ही है, तो मिडिल फिंगर किधर की तरफ आ गया जी, डाउनवर्ड आ गया सीडी पार्ट में, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, यानी कि यही अब आपकी सर्किट क्रिएट हो गई। यहां से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के ऐसे ये आ रहा है ना जी। अब ये आया यहां पर ब्रश 2 से ऐसे निकला, इधर आया, बल्ब में गया, बल्ब को लाइट अप करेगा अगर हमारा स्विच ऑन है, फिर ये यहां से इलेक्ट्रिक करंट ये ऐसे गया, ब्रश 1 में गया, और ब्रश 2 से ऐसे होते हुए जा रहा है, और इस तरीके से इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है जी। ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जनरेटर के, इलेक्ट्रिक जनरेटर के टाइप्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक जनरेटर 2 टाइप्स के हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, 2 टाइप है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अब यहां पर पहले ये करंट के जो 2 वैरायटी हो गए, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इसका मीनिंग ही समझना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट का अर्थ है एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो एक रेगुलर इंटरवल पर अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। An alternating current is a type of electric current which changes its direction of flow at regular intervals. अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा तरह का करंट होता है जो रेगुलर इंटरवल्स पर अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर मैंने अल्टरनेटिंग करंट आपको ग्राफ की मदद से बनाया है। यहां देखिए अभी करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है जी। थोड़ी इंटरवल के बाद अब इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, फिर पलट गया, फिर पलट गया, यानी कि एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ये तो है अल्टरनेटिंग करंट। बट डायरेक्ट करंट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which never changes its direction of flow. डायरेक्ट करंट एक ऐसा टाइप का इलेक्ट्रिक करंट होता है जो अपना डायरेक्शन ऑफ फ्लो कभी चेंज नहीं करता। इसके लिए ग्राफिकली मैंने यहां पर शो किया है, आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन ऐसे ही चला जा रहा है ना। यानी कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो यूनिडायरेक्शनल हो। कैसा हो, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो करता हो वो डीसी है, वो डायरेक्ट करंट है। और जो बाई डायरेक्शनल हो, जो इलेक्ट्रिक करंट बाई डायरेक्शनल हो, यूनिडायरेक्शनल नहीं हो, यानी कि 2 डायरेक्शन में फ्लो करता है और वो दोनों डायरेक्शन रिवर्स करते रहता है, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल पर वो चेंज होते रहता है। कभी ये पहले डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे डायरेक्शन, फिर थोड़ी देर के बाद पहले डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे डायरेक्शन में, ऐसे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, वो होता है अल्टरनेटिंग
करंट। क्लियर है? तो हमारा जनरेटर किस टाइप का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है उसी के आधार पर उसका टाइप बना। अगर हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस कर रहा है तो जनरेटर का नाम हो जाएगा एसी जनरेटर। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर यूनि डायरेक्शन यानी कि डायरेक्ट करंट इंड्यूस कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा डीसी जनरेटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर के 2 टाइप्स हो गए, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। इसका अर्थ है कि दोनों जनरेटर में थोड़ा सा कोई एक चेंजेस है जो करंट के डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। वो चेंज क्या है? वो है इसके कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर मैं मोटर पढ़ाता हूं तो आपको भी बताया था, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, वो कम्यूटेटर होता है। तो यहां पर कम्यूटेटर के टाइप पर ही बातें डिपेंड कर रही है। यहां पर कम्यूटेटर बनाने के लिए हमने 2 रिंग्स लिया, रिंग 1 रिंग 2, देख सकता है फिगर में, रिंग 1 रिंग 2 रिंग्स लिए हमने। ठीक है, जब 2 रिंग्स हमने लिया तो ये एसी जनरेटर हो गया। कैसे एसी जनरेटर हो गया, अब इस बात को समझते हैं। देखिए ये जो कॉपर वायर है इसका फर्स्ट एंड पहले रिंग से कनेक्टेड है और सेकंड एंड दूसरे रिंग से कनेक्टेड है, जॉइंट है। अब हमने जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस है उसका डायरेक्शन ए टू बी ऐसे हो गया, यानी कि इस पार्ट में ए टू बी यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, तो दूसरे एंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। यानी कि अब इस पहले रिंग से ब्रश 1 जो इलेक्ट्रिक करंट कलेक्ट करेगा वो अपर डायरेक्शन का हो गया, और ब्रश 2 रिंग 2 से इलेक्ट्रिक करंट कलेक्ट करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, थोड़ी ही देर के बाद, चूंकि अब आप इसको रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर अ मोमेंट ये जो ए बी पोर्शन है वो इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, और ये जो सीडी है पार्ट है कंडक्टर का वो इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ए बी इस वाले मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में जाएगा और सीडी इस वाले मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आएगा, आएगा ना। अब जैसे ही आएगा तो इसके इन्फ्लुएंस में जो भी पार्ट आएगा कंडक्टर का उसमें तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपवर्ड ही होगा, ये तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बता रहा है। और जो भी पार्ट कंडक्टर का इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आएगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। पर हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर को तो रोटेट करे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये भी जो है एक बार इस मैग्नेट के यानी कि नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, एक बार साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में, फिर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में, फिर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में। यानी कि ए बी पर एक बार अपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, एक बार जब यहां आ रहा है साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में तो डाउनवर्ड फ्लो हो जा रहा है। सेम मैटर इस सीडी पार्ट के साथ है, जब ये सीडी पार्ट साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में तो इसमें डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। जैसे ही आफ्टर रोटेशन नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो इसमें इसी सीडी पार्ट में अपर डायरेक्शन हो जा रहा है। यानी कि सेम पार्ट ऑफ कंडक्टर में एक बार करंट का फ्लो अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड, अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट कलेक्ट हो रहा है वो तो यही फॉर्मेट चेंज कर रहा है, यानी कि इसी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट हमको मिल रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट हमको मिल रहा है, और ये हो गया एसी जनरेटर। इस यानी कि बाय नेचर जब भी हम और आप कहीं भी कोई एक जनरेटर एक डायनेमो बनाएंगे तो वो एसी जनरेटर ही होगा, वो एसी डायनेमो ही होगा, वो हमको अल्टरनेटिव करंट इंड्यूस करके देगा। लेकिन हम उसके कलेक्शन के मोड को चेंज कर सकते हैं, कलेक्शन के मोड को चेंज करेंगे तो एसी को हम डीसी में चेंज कर सकते हैं।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ भी चेंज नहीं करना, पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है जनरेटर का सेम रहेगा, बस कम्यूटेटर को चेंज कर देना है। वो भी कम्यूटेटर में क्या चेंज करना है, दो अलग अलग रिंग नहीं लेकर के एक सिंगल रिंग लेना है और इसी सिंगल रिंग को स्प्लिट रिंग बनाकर यूज करना है। मोटर पढ़ा तक तो मैंने आपको स्प्लिट रिंग बताया था ना, यानी कि एक ही रिंग लिया है, उसको 2 इक्वल हाफ में हमने ब्रेक किया था, एक हाफ ये आया, एक हाफ ये आया, और आपको बताया था चूंकि कंडक्टिव मेटेरियल का रिंग बना होता है और अंदर से कंडक्टिविटी नहीं चाहिए लेकिन बाहर से हमको कंडक्टिविटी यूज करनी है, इसीलिए सिर्फ अंदर से हम इंसुलेशन करते हैं, यानी कि यहाँ इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे, यहाँ करेंगे, इस इनर पोर्शन पर करेंगे, फिर इस कट पोर्शन पर इंसुलेशन कोटिंग करेंगे, इस कट पोर्शन पर इंसुलेशन कोटिंग करेंगे, इस इनर पार्ट पर करेंगे और आर्मेचर पर ले जाकर के ऐसे उसको चिपका देंगे, पूरी तरह से फिक्स कर देंगे एक्सल पर। ठीक है, अच्छा ये सेट है, यानी कि दो नहीं लगा करके हम एक लगाएंगे। अभी इस फिगर में देखिए, यहां पर हमने एक ही रिंग लिया है, स्प्लिट रिंग लिया है, और केवल स्प्लिट रिंग लेते ही यह डीसी जनरेटर हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं तो आर्मेचर रोटेट हो रहा है, और ये वाला मान लीजिए पी वाला जो स्प्लिट रिंग है और ये क्यू वाला स्प्लिट रिंग है, ये पी स्प्लिट रिंग भी हमेशा कंडक्टर के इस एक बी पार्ट से ही कनेक्टेड है, और ये जो क्यू वाला स्प्लिट रिंग है ये हमेशा सीधी पार्ट के साथ ही कनेक्टेड है। तो जब ए बी साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में जाएगा तो ए बी के साथ साथ ये जो पी स्प्लिट रिंग है वो भी साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, उसके साथ वो रोटेट करेगा। बात समझ रही है? और जब सीडी नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में जाएगा तो सीडी के साथ साथ जो क्यू स्प्लिट रिंग है वो भी नॉर्थ पोल के, यानी कि वो उसके साथ रोटेट कर रहा है। पार्ट ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा है, बस ये जो कलेक्टिंग ब्रशेस है, ब्रश 1 और ब्रश 2, ये अपनी जगह फिक्स है। समझ में गई? तो अब जब जो भी, जैसे हमने कि क्लॉकवाइज रोटेट करने का एग्जांपल है आर्मेचर को, तो जब भी इस नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में चाहे ए बी है चाहे सी डी है, दोनों पार्ट में से कोई भी है, यहां पर आते ही उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपवर्ड फ्लो में हो रहा है। यानी कि अब ये जो ब्रश है, ब्रश 1, ये हमेशा तो इससे डायरेक्शन के फ्लो कलेक्ट करेगा, और जो भी पार्ट ऑफ कंडक्टर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आएगा उसमें तो डाउनवर्ड ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मिलेगा, तो डाउनवर्ड ही मिलेगा, यानी कि जो ब्रश 2 है यह हमेशा डाउनवर्ड फ्लो वाले करंट को ही कलेक्ट करेगा, यानी कि कलेक्शन सेंटर पर हमको तो यूनिडायरेक्शनल करंट ही कलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये ब्रश सिर्फ ये डायरेक्शन और ये ब्रश सिर्फ ये डायरेक्शन, यानी कि यहां पर यूनिडायरेक्शनल कलेक्शन मिल रहा है हमको करंट का। इस तरह से हमको डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट मिल रहा है। तो ये हो गया डीसी जनरेटर। आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जनरेटर्स के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं सिवाय उसके कम्यूटेटर के। एसी जनरेटर का कम्यूटेटर 2 रिंग्स का बना हुआ है, 2 सेपरेट रिंग्स का, जबकि जो डीसी जनरेटर है उसका कम्यूटेटर एक ही रिंग का बना हुआ और उसी को स्प्लिट करके 2 स्प्लिट रिंग्स बना दिए गए हैं। इससे क्या हो रहा है कि इस एसी जनरेटर का जो ब्रश 1 है, इसका जो ब्रश 1 है वो हमेशा फर्स्ट रिंग के साथ कनेक्टेड है, ज्वाइंट अप रह रहा है, और जो ब्रश 2 हमेशा सेकेंड रिंग के साथ ही कनेक्टेड रह रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ब्रश 1 रिंग 1 से वही करंट कलेक्ट करेगा जिस टाइप का करंट उसमें से फ्लो करेगा, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, और इसमें भी वही मिलेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड वाला वही वो कलेक्शन होगा। यानी कि यहां पर हर ब्रश हमेशा रेगुलर इंटरवल पर चेंज डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट कर रहा है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को कलेक्ट कर रहा है। जबकि यहां पर
क्योंकि स्प्लिट रिंग ही अपना पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं इसलिए, और ब्रशेस अपनी जगह फिक्स हैं, तो ब्रश वन हमेशा वही इलेक्ट्रिक करंट कलेक्ट कर रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन का, और ब्रश टू हमेशा उसी इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट कर रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। यानी कि इनडायरेक्शनल इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये डायरेक्ट करंट बन रहा है, यानी कि डीसी जनरेटर हो गया, और ये अल्टरनेटिंग करंट कलेक्ट हो रहा है तो यह एसी जनरेटर हो गया। अब मैं समझता हूं कि आपको ये दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बस लिटिल डिफरेंस जो है। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे जनरेटर के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो एक फैक्टर हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि इस आर्मेचर में जो कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की हमने वाइंडिंग करी है वो जितने हाई नंबर में होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ही हाई होगा, जितना अधिक बार वो लपेटे गए होंगे, ये जनरेटर उतना ही अधिक पावरफुल होगा, और जितने लेस नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये जनरेटर उतना ही लेस पावरफुल होगा। यहां पर पावर ऑफ जनरेटर का अर्थ है कि अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जो वहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो, यानी कि हाई पावर का जनरेटर मतलब हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रही है, और लो पावर इलेक्ट्रिक जनरेटर का करने का अर्थ है कि लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां पर इंड्यूस हो रही है। क्लियर है? ओके। दूसरे जो फैक्टर हुआ अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यहां पर ये जो हम परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ले रहे हैं उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा उसका स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ भी अफेक्ट करेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को, उसके स्ट्रेंथ को मोर और लेस अफेक्ट करेगा। एंड फाइनली थर्ड चीज जो उसको अफेक्ट करने वाली है वो ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जब हम उसको लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो उस मैकेनिकल एनर्जी का स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि यहां जो हम आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं उस रोटेशन का रेट क्या है। जितना हाई रेट से इसको रोटेट करेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट उतना ही हाई होगा, और जितना लो रेट से इसको रोटेट करेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ उतना ही लो होगा। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि रोटेशन हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो उस मैकेनिकल एनर्जी का स्ट्रेंथ जितना हाई होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट उतना ही हाई अमाउंट का होगा। मैकेनिकल एनर्जी जितना लो स्ट्रेंथ का होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ उतना ही लो होगा। ये फैक्टर्स इसके पावर को अफेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली अब हम लोग बात करते हैं यूजेस के, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या यूज है। तो नाम ही है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहा है, तो वही काम करेगा, और उसी काम के लिए हम उसका यूज करेंगे। यानी कि इस इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायनेमो का हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। अब है कि हम अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए हमको बस एक ही चीज करना है इस जनरेटर में कि मैकेनिकल एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी है, बाकी सब कुछ तो कंस्ट्रक्शन में ही शामिल है। बस हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि इस आर्मेचर को हम रोटेट करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन शुरू हो जाएगा। अब इसे आर्मेचर को रोटेट करने के लिए हम चाहे जो कुछ करें, यानी कि ये जो हमारा एक्सल का आर्मेचर का जो प्रोडक्शन पार्ट है, इस पार्ट को चाहे तो हम हैंडल लगा करके हाथ से घुमाएं, चाहे हम उसको बड़ा करके उसमें बैल, गाय, भैंस, कोई भी जानवर बांध करके उनकी मदद से हम घुमाएं, जैसे कि थ्रेशिंग में कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह से हम करें, या फिर हम यहां पर एक पुली लगा करके और किसी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन की मदद से या केरोसिन इंजन की मदद से उसको हम रोटेट करवाएं बेल्ट से कनेक्ट करके, चाहे हम उसको किसी
डीजल या पेट्रोल इंजन या केरोसिन इंजन के साथ कपल अप करके उसको हम रोटेट करवा ले। जो आपने देखा होगा शादियों में, पार्टियों में, फंक्शन में जो जनरेटर टेंट हाउस से आता है वो वही होता है। उसमें एक डीजल इंजन लगा हुआ है, चाहे वो डीजल डाल के चलाते हो, चाहे पेट्रोल डाल के चलाते हो, चाहे फिर आपको केरोसिन ऑयल डाल के चलाते हो, कुछ भी डाल के चलाते हो, वो उसको स्टार्ट करते हो, उस इंजन को स्टार्ट करो तो उसी इंजन के साथ ये डायनेमो जो जनरेटर होता है वो कपल्ड अप होता है। आप चाहे उसके मदद से उसको रोटेट करें, चाहे आप इसके ऊपर ब्लेड लगा लें और विंड एनर्जी की मदद से आप उसको रोटेट करें, चाहे आप इसमें टरबाइन लगा लें और वाटर एनर्जी की मदद से उसको आप रोटेट करें। आप किसी भी मीन्स से रोटेट करें, चाहे आप स्टीम से उसको रोटेट करें, मकसद है कि हम किसी भी तरीके से बाय एनी मीन्स इस जनरेटर के, इस डायनामो के, इस एक्सल को, इस आर्मेचर को हम रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। कुछ कॉमन एग्जांपल जो आप देखे होंगे वही है, शादियों में, पार्टियों में, जो फंक्शन में, टेंट हाउस की तरफ से आपका जो जनरेटर आता है, या कई जगह इंडस्ट्रीज में, बैंक वगैरह में जो लगा होगा, उसमें क्या है, एक डीजल इंजन है। उस डीजल इंजन के साथ कपल्ड अप डायनेमो यानी कि जनरेटर कपल है। आप डीजल इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसमें डीजल डाल करके, हैंडल मार करके या कुछ भी करके सेल पे स्टार्ट करते हैं, और बस एक बार वो स्टार्ट हो गया, उसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी, वो अपने मैकेनिकल एनर्जी से इस डायनेमो जनरेटर का आर्मेचर को रोटेट करता है और फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, जिससे चारों तरफ लाइटिंग होती है। थर्मल पावर स्टेशंस में क्या होता है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, कोल या अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करके वाटर को हीट करके उसको बॉयल करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है, और उसके स्टीम की मदद से इससे डायनेमो जनरेटर का यहाँ पर जो टरबाइन लगाया जाता है, उस टरबाइन को हीट करके रोटेट कराया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, या तो किसी वाटरफॉल से तेजी से वाटर गिरा या डैम बना करके हाई स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ वाटर को गिरा करके इसी जनरेटर के इस एक्सल पर यहाँ पर डायनेमो टरबाइन लगाकर उस टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड मिल में क्या होता है, विंड मिल में वही ब्लेड लगा करके हवा की गति से, जो विंड के पास अपना खुद का जो मोशन है उससे उसको रोटेट करता है और उसी से कपल है ये, यानी कि यहीं पर ब्लेड लगता है इसी एक्सल में। वो ब्लेड रोटेट जब करेंगे विंड के कारण तो ये आर्मेचर भी रोटेट होगा और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। मतलब सीधी सी बात है, चाहे आप किसी भी तरीके से बाय एनी मींस इस आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप मुझे संपर्क करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके डाउट और कंफ्यूजन को आपके सेटिस्फैक्शन लेवल तक क्लियरफाई करूंगा। इसके आगे के जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास